जब भी बात आती कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की तो आपके मन में सिर्फ एक ही नाम आता होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर मैं आज आपसे बोलूं 1500 साल पहले भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें हर एक देश से स्टूडेंट्स पढ़ने जाया करते थे। आज से 1500 साल पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था और एक ऐसा टेस्ट जिसमें 10 से 20% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते थे। उस समय स्कूलिंग कंसेप्ट नहीं थे, फिर भी यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ था। यानी वहाँ पर एक स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी से लेकर फिजिक्स से लेकर मैथमेटिक्स, डिटेल साइंस तक कुछ भी पढ़ सकता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ की लाइब्रेरी 9 फ्लोर ऊंची थी और इतनी किताबें कि एक इंसान तो अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ भी ना पाए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर एजुकेशन को रटाया नहीं जाता बल्कि एजुकेशन से चैलेंज करना सिखाया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, यह यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं जो आज के समय में इंडिया के अंदर लोएस्ट लिटरेसी रेंज के अंदर आता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज से 1500 साल पहले बिहार में सिचुएट थी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी किस्से हर एक देशवासी को पता होना चाहिए। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी एक रात में कैसे गायब हो गई, कैसे उस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया और आखिर क्या है इसका सच। नालंदा वो जगह है कि जहाँ भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे। एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पावारिगाम्बरवने। आज नालंदा का ज्ञान जलकर राख हो जाएगा। आज नालंदा को नष्ट कर दिया है, अब कोई भी यह ज्ञान वापस नहीं पा सकेगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह राजपूत। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ 20 से ज्यादा अलग अलग देशों से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे 7वीं सेंचुरी के अंदर। जहाँ चाइना के सब मशहूर ट्रैवलर जिनका नाम था स्वान संग, और वो एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है द ग्रेट टंग रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न रीजन। उस किताब के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी बताई है डिटेल में। कुछ ऐसे सच जो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जिसको सुनकर हर इंसान शॉक हो जाएगा। तो अब हम बताते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वो बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की गेट पर ही इंट्रेंस टेस्ट ले लिया जाता है। यानी जो गेट पर खड़े होते हैं गेट कीपर, हम इन्हें द्वारपाल बोलते हैं, उन्हीं द्वारपालों ने उनका ओरल टेस्ट ले लिया था। अब आपको लग रहा होगा आखिर द्वारपाल कैसे टेस्ट ले सकता है, तो वो कोई वहाँ के द्वारपाल नहीं होते, वो वहाँ के स्कॉलर्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का टेस्ट लेते हैं और उनमें से 10 से 20% लोगों को ही अंदर आने देते हैं। उनके बाद एक और मशहूर चाइनीज ट्रेवल ईजिंग, वो भी आते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वो अराउंड 10 से 20 साल इस यूनिवर्सिटी के अंदर बिताते हैं। वो बताते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम एकदम डिफरेंट है। यानी उस समय कोई भी स्कूलिंग सिस्टम कहीं पर भी स्टेब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम एकदम यूनिक था। वहाँ का रूटीन पता है आपको कैसा होता था? सुबह उठने के बाद तुरंत मेडिटेशन कराया जाता है हर एक स्टूडेंट को। उसके बाद दोपहर को हर एक स्टूडेंट को के लेक्चरर्स होते हैं और लेट नाइट हुआ करते थे स्टूडेंट्स के डेबेट कंपटीशन। यानी वहाँ पर चीजों को रटाया नहीं जाता था बल्कि यानी डेबेट कंपटीशन से समझाया जाता है। वहाँ पर अराउंड 1500 से ज्यादा टीचर थे और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट, यानी एक टीचर अराउंड 6 स्टूडेंट को कंट्रोल करता है। इसका यह मतलब है कि हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर अटेंशन मिले। यानी हर एक स्टूडेंट के पास पर्सनली मेंटोर हुआ करता था जो कि उनके वीक पॉइंट्स को पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सके। नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इवन आज हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, यानी उस समय कोई भी स्टूडेंट कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकता था। यानी एस्ट्रोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक, फिजिक्स से लेकर मैथमेटिक्स तक, मैथमेटिक्स से लेकर डिटेल साइंस तक कुछ भी पढ़ सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और सच बताया ईजिंग जिससे हर इंसान शॉक हो सकता, और वो सच है वहाँ की लाइब्रेरी जो 9 फ्लोर ऊंची थी। यानी उसके अंदर हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट थी, कई वैदिक किताबें, कई मैथमेटिक्स की किताबें और कई एस्ट्रोलॉजी की किताबें। यानी वो कोई लाइब्रेरी नहीं थी, वो पूरा ज्ञान का भंडार थी। अब सवाल आता है इतनी एडवांस यूनिवर्सिटी आखिर बनाई किसने? अगर जिसने भी बनाई तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अचानक से गायब कैसे हो गई? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा द हिस्ट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अब नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी राजा अशोक का द्वारा। अब इस जगह पर स्तूपा बना, इसके बाद जहाँ पर कई सारे मेडिटेशन सेंटर्स ओपन हो गए और उसके बाद कई सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर जहाँ आते जाते रहते थे। यानी नॉलेज का केंद्र तो ये ऑलरेडी बन चुका था। लेकिन इसके कुछ सालों बाद स्टार्ट होता है एक गोल्डन पीरियड, जब कुमार गुप्ता एक डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और उस जगह को वह ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाकर ही छोड़ेंगे। क्या करते हैं, बहुत सारी क्लासरूम बनाते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और कई सारे तो आश्रम बनाते हैं और एक ऐसी लाइब्रेरी बनाते हैं जो 9 फ्लोर ऊंची थी।
जो कि एक सेंटर पॉइंट बन जाता है पूरी यूनिवर्सिटी का। फिर क्या था, सारे देश में खबर फैल चुकी, ज्यादातर देशों में खबर फैल चुकी थी और सारे देशों के स्कॉलर यहाँ पढ़ने आते थे और ऐसे ही इसका सिलसिला चलता रहा। अगले 700 साल तक इस यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में फैलता रहा। लेकिन फिर शुरू होता है द डिस्ट्रैक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। 12वीं सेंचुरी के अंदर एक टर्की जनरल थे जिनका नाम था खिलजी, जो कि मगध यानी बिहार वाले रीजन में थे। वह वहां पर अपने मिलिट्री ऑक्यूपेशन कर रहे थे, अलग अलग गांवों में जा रहे थे, अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे थे, गांवों को लूट रहे थे। उन्हें जो भी मिलता वो उसे लूट कर ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना रीजन एक्सपेंड करना था। फिर आती है एक फेमस स्टोरी जो आपने भी सुनी होगी, खिलजी की, जो बहुत फेमस है, जो आपने भी सुनी होगी। तो एक बार क्या होता है, जो खिलजी हैं वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं और अब वह अपने बड़े बड़े हकीमों को बुलाते हैं, ठीक करवाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई भी हकीम उनकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाता। अब वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वह अलग अलग लोगों से राय लेने लगते हैं। तो एक इंसान उन्हें राय देता है कि आप नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदाचार्य जी को बुलाओ। अब खिलजी एकदम इसके लिए मना कर देता है, लेकिन वह कुछ दिनों बाद मान जाता है, मैं उनके हाथ से कोई भी दवा नहीं लूंगा। तो फिर आयुर्वेदाचार्य जी आते हैं और वो कहते हैं मुझे शर्त मंजूर है, और वो यह बोलते हैं कि मुझे शर्त मंजूर है, मैं आपको कोई भी दवा नहीं खिलाऊंगा, उसके बिना भी आप ठीक हो जाओगे। फिर क्या होता है, अचानक से खिलजी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती, पूरी तरह ठीक हो जाती और सब लोग शौक हो गए और वह पूछते हैं आपने ऐसा क्या चमत्कार किया जिससे खिलजी एकदम ठीक हो गए बिना कुछ खिलाए बिना कुछ पिलाए। उनसे कि आखिर आपने ऐसा क्या चमत्कार करा। तो आयुर्वेदाचार्य जी बताते हैं वो जो मेरी दवाई थी वो मैंने खिलजी के कुरान में लगा दी थी, जब भी वो कुरान पढ़ा करते तो ऑटोमेटिकली वो उनके अंदर जाया करती, उस दवा की वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब अगर कोई कॉमन इंसान होता तो आयुर्वेदाचार्य जी को इनाम देता, पुरस्कार देता, लेकिन खिलजी वहां पर क्या करता है, खिलजी गुस्सा हो जाता है और वो सोचने लगता है ऐसी क्या दवाई है जो हमारे पास नहीं है और नालंदा यूनिवर्सिटी में मिलती है। आखिर क्या टेक्नोलॉजी है नालंदा यूनिवर्सिटी में जो कि हमारे लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं। और वो सोचता है कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी का ज्ञान पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और वह अपनी पूरी मिलिट्री को लेकर चला जाता है और उसने पूरी मिलिट्री के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी, पूरी तरीके से जला दिया। वो 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी, वो 3 महीने तक लगातार जलती रही और उससे इतनी हीट प्रोड्यूस हुई, आसपास की जो नदी थी वो उनका पानी गर्म हो चुका था। वहां पर जितने भी स्कॉलर्स थे उनकी सबकी हत्या कर दी गई और इतना ही नहीं, वहां पर जो कुछ भी था सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और यहाँ पर होता है द डिस्ट्रैक्शन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी अगले कुछ सालों के लिए गायब हो गई, ना वह किसी किताब में थी ना किसी पेज में उसके बारे में कुछ लिखा था। दुनिया पूरी तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी को भूल चुकी थी। लेकिन 1812 में ब्रिटिश सर्वेयर एक जो बिहार के अंदर एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे, उन्हें बिहार के रीजन के कुछ छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं और जब वह लोकल के लोगों से पूछते हैं तो उसे पता चलता है कि वहां पर कई गहराई में गुफाएं भी बहुत सारी हैं और बहुत सारे पुराने पत्थर भी हैं। और जब वह डिटेल में स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी था उसे पूरी तरीके से जलाकर नष्ट कर दिया गया, और वो भी आज से कई सालों पहले। और वहां से ही नालंदा यूनिवर्सिटी की रिसर्च दोबारा स्टार्ट होती है, यानी लोगों को पता लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो था। और डिटेल में स्टडी करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कि उस जगह पर सच में दुनिया की सबसे बड़ी द नालंदा यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद क्या होता है, 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया जाता है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी का दोबारा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। Students gearing up for higher studies will soon have one more university to choose from. Nalanda, one of the world's most ancient universities in Bihar, is set to reopen in 2010. फिर 2024 के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी बनाई गई और वहां पर फिर से उद्घाटन किया गया। अब यह बात भी सच है, जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी नई यूनिवर्सिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो आज के समय पर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है, आप इमेजिन करो जो पुरानी इतनी सारी किताब थी वो सारी किताबें आज भी एग्जिस्ट होती। इंडिया का वही रीजन कि जो आज के समय में लोएस्ट लिटरेसी रेट के अंदर है, रेट के ऊपर है, वह आज के समय में दुनिया के हाईएस्ट लिटरेसी रेट के अंदर होगा। और वही रीजन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन को पूरी कंट्री के अंदर इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा होता। एकदम सोचने वाली बात हमें इस चीज से समझ में आती है कि एजुकेशन को जलाया तो जा सकता है लेकिन पूरी तरीके से मिटाया नहीं जाता। यही थी द नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी।
तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।